मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लफ्ज़ जिहाद हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि लफ्ज़ जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये जो लफ्ज़ जिहाद किया जाता है एक व्यक्ति नहीं करता, बड़े प्लान्ड वे में किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है। कोई बाइक ला के देता है, कोई उसको 2000-5000 का चश्मा खरीद के देता है रेबैन का, कोई बढ़िया उसको जीन्स खरीद के देता है, कोई उसकी ट्रेनिंग करता है, कोई उसकी मुखबिरी करता है कि फलाने वाले अग्रवाल साहब की बेटी इकलौती है, उसके भाई नहीं है, उधर ट्राई करो। पहचान छिपा के, नाम बदल के, तिलक लगा के, कलावा पहन के, आइडेंटिटी बदल के, फर्जी नाम से आधार बना के किसी की बहन बेटी, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, यह अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? जब लिखा ही नहीं है तो कानून है, और कानून कैसा हो गया? हाथी के दांत जैसा, केवल दिखाने के लिए है लेकिन खाने के लिए नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लफ्ज़ जिहाद हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, और जोर से बोलिए, आपकी आवाज। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दिख रहा होगा आपको, 1980 में बना था। लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि लफ्ज़ जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जब लिखा ही नहीं है तो पुलिस लगाती नहीं। यह लफ्ज़ जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? ये लॉफुल है या अनलॉफुल है? जोर से बोलिए। पहचान छिपा के, नाम बदल के, तिलक लगा के, कलावा पहन के, आइडेंटिटी बदल के, फर्जी नाम से आधार बना के किसी की बहन बेटी, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, यह अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? यह हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए 1967 में कानून बना था, इसका नाम है यूएपी, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। आपको दिख रहा होगा। लेकिन कानून इतना घटिया बना हुआ है, न नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कहीं लिखा हुआ है कि लफ्ज़ जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, न यूएपीए में कहीं लिखा हुआ है कि लफ्ज़ जिहाद हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। जब लिखा ही नहीं है तो कानून है, और कानून कैसा हो गया? हाथी के दांत जैसा, केवल दिखाने के लिए है लेकिन खाने के लिए नहीं। ये जो लफ्ज़ जिहाद किया जाता है एक व्यक्ति नहीं करता, बड़े प्लान्ड वे में किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है। कोई बाइक ला के देता है, कोई उसको 2000-5000 का चश्मा खरीद के देता है रेबैन का, कोई बढ़िया उसको जीन्स खरीद के देता है, कोई उसकी ट्रेनिंग करता है, कोई उसकी मुखबिरी करता है कि फलाने वाले अग्रवाल साहब की बेटी इकलौती है, उसके भाई नहीं है, उधर ट्राई करो। ऑर्गेनाइज क्राइम है, और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास अपना अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मको का है, गुजरात के पास गुजको का है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, किसी के पास गुंडा एक्ट है, सबके पास कुछ न कुछ है। लेकिन लफ्ज़ जिहाद एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, यह कानून में कहीं लिखा ही नहीं है। जब लिखा ही नहीं है तो पुलिस लगाती नहीं। माता पिता थोड़ी कोशिश भी करते हैं तो सामने वाला जिसको इतनी फंडिंग आ रही है, 1-2 लाख रुपए पुलिस वालों फेंक देता उठा के, थानेदार को 2 लाख रुपए दे देता, 3 लाख दे देता है। आप बड़ी कोशिश कर लो, आप एनसे लगवाने के लिए, यूएपीए लगवाने के लिए थानेदार को पैसा तो दोगे नहीं। आपकी तो बेटी पहले जा चुकी है, आप तो खुद ही परेशान हो, आप तो खुद ही दुखी हो, आप तो बस कह सकते हो भैया ठीक से धारा लगा देना, लेकिन पैसा तो नहीं दोगे ना। और जिसको फंडिंग आई हुई है वो तो थानेदार को पैसा दे देगा। तो अगर थानेदार चाहे तो लगाए और चाहे तो न लगाए, क्योंकि उसको पैसा आ गया न लगाने के लिए तो नहीं लगाएगा वो। लफ्ज़ जिहाद अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। किसी भी देश के ऊपर कब्जा करना है तो वहां की संपत्ति से ज्यादा वहां के मैन पावर के ऊपर आप कब्जा कर लीजिए। आपने एक घटना सुनी होगी कि चाइना इस समय पाकिस्तान की लड़कियों से क्या कर रहा है? शादी। ये घटना सुनी होगी आपने? सुनी ना? बांग्लादेश,
बांग्लादेश पाकिस्तान की लड़कियों से चाइना शादी, अपने लड़कों की शादी करवा रहा है। किसी भी देश में कब्जा करना है तो वहां की बहन बेटियों को अपने उसमें ले लो। अब चाइना अलग तरीके से कर रहा है और भारत में अलग तरीके से हो रहा है। तो जो काम चाइना वहां पैसा वैसा बांट के कर रहा है, वही काम यहां दूसरे तरीके से हो रहा है, लफ्ज़ जिहाद के जरिए हो रहा है। यह वेजिंग वॉर है, यह इनडायरेक्ट वॉर है। और इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए पुरानी वाली आईपीसी में भी प्रावधान था, नई वाली बीएनएस में भी प्रावधान है। दुर्भाग्यवश पुलिस लगाती नहीं। क्यों? क्योंकि वेजिंग वॉर का प्रावधान तो है, वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास, फांसी होगी, यह भी लिखा हुआ है, लेकिन वेजिंग वॉर क्या है यह लिखा ही नहीं। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि भारत में रहते हुए अपनी पहचान छुपा के, जानबूझ के, गजवा हिंद करके बहन बेटियों को अपने कब्जे में ले लेना, उनके साथ धोखा करना, इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता। लेकिन कभी लफ्ज़ जिहाद वालों करने वालों पे देशद्रोह लगता ही नहीं। और सबसे बड़ा घटियापन क्या है? 1990 में 1500 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था अजमेर में। उसके बाद भोपाल कांड हो गया, इंदौर कांड हो गया, अजमेर और पता नहीं लखनऊ कांड हुआ, पटना कांड हुआ, कितने कांड हो चुके। 30 साल, 35 साल, 40 साल मुकदमा चलता है। क्या कोई परिवार उस कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपनी बेटी को घर में बैठा के रखेगा क्या 20 साल 30 साल? उसको तो शादी करनी है, उसको कहीं और भेजना है। और जब कहीं और भेजना है, जब बेटी की शादी हो गई तो शर्म के मारे बेटी आएगी गवाही देने क्या कि मैं लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप हो गई थी? आएगी क्या? नहीं। तो सजा मिलेगी नहीं। फिर समाधान क्या है? अरे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, जिसके खिलाफ शिकायत है उसका टेस्ट करिए और टेस्ट करके सजा दे दीजिए। 3-4 महीने के अंदर सजा मिल जाएगी। 10-20 लफ्ज़ जिहाद करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, उनकी आजीवन कारावास, फांसी दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में लफ्ज़ जिहाद रुक जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन यह आवाज उठेगी कहां पे? 2 ही जगह उठ सकती है जहां इसका समाधान हो, एक सुप्रीम कोर्ट में उठे और एक संसद में उठे। सुप्रीम कोर्ट में तो मैं उठा रहा हूं, संसद में नहीं उठ रही है। संसद में आप लोगों को अपने सांसद से मिलकर उठवाना पड़ेगा। आपका सांसद किसी पार्टी का, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने वोट दिया या नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सांसद है, उसको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला ये संविधान की शपथ लेने के कारण ही मिलता है। कोई सांसद 10 लाख वोट से भी जीत जाए तब भी वो सांसद नहीं कहलाएगा जब तक वो संविधान की शपथ नहीं ले लेगा। कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट दे दे तब भी वो सब सांसद नहीं कहलाएगा जब तक वो शपथ न ले ले। और शपथ क्या लेता है? मैं संविधान की रक्षा करूंगा, देश की एकता अखंडता की रक्षा करूंगा, भारत की संस्कृति की रक्षा करूंगा। अरे भैया, लफ्ज़ जिहाद के चक्कर में तुम्हारा संविधान खतरे में है। यह भारत का संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू 50% हो गए, यह संविधान उठा के फेंक दिया जाएगा। भारत में सेकुलरिज्म तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू 50% हो जाए, तुम्हारा सेकुलरिज्म 1 मिनट लगेगा संविधान से निकालने में, बाहर निकालने में। भारत में लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू 50% हो जाएंगे, यह लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये संविधान, ये लोकतंत्र, ये इक्वलिटी, ये जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, जो दुनिया भर की बातें, ये तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक। और 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसील में हिंदू खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उसमें से 300 की 300 में खत्म हो चुके हैं। अभी भी अगर नहीं जागे तो अफगानिस्तान वाला हाल होगा। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे। अफगानिस्तान में 1805 में प्रधानमंत्री कौन था? पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीर के ब्राह्मण थे। 10 साल के बाद खदेड़ दिया गया और आज वहां कोई हिंदू बचा क्या? तो बहुत बड़े भूल में मत रहिए, बहुत बड़े भुलावे में मत रहिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अगर हिंदू खत्म भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप नहीं सोच रहे होंगे, मेरा वीडियो सुनने वाला कोई हो सकता है ऐसा सोच ले। तो हिंदुओं के खत्म होने के बाद आज़ादी खत्म हो जाएगी।
स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। यहां सबको अपनी पसंद से कपड़ा पहनने का अधिकार मिला हुआ है, वो संविधान ने नहीं दिया है, सनातन धर्म ने दिया हुआ है। सब लोग अपनी पसंद से रहते हैं, अपनी पसंद से भोजन करते हैं, अपनी पसंद से मेकअप करते हैं, अपनी पसंद से गाना गाते हैं, अपनी पसंद से अपनी दिनचर्या करते हैं। कोई बाउंडेशन है क्या? क्योंकि सनातन स्वतंत्रता देता है। अफगानिस्तान जहां से माता गांधारी आई थी, वो स्वतंत्रता है क्या जो हमारी बहन बेटियों के यहां बैठी हुई हैं? जोर से बोलिए जरा। नहीं है। क्यों? 1805 में तो वो भी हिंदू राष्ट्र था। कहां गई वहां की स्वतंत्रता? सनातन खत्म हुआ, स्वतंत्रता खत्म हो गई, स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। इसलिए लफ्ज़ जिहाद को रोकना जरूरी है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इसके बारे में सांसद से बात करिए, चर्चा करिए। और एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। हॉस्पिटल का डायरेक्टर बहुत अच्छा हो, कोई हॉस्पिटल वाला है क्या इधर? नहीं है। हॉस्पिटल का डायरेक्टर बहुत अच्छा हो, लेकिन डॉक्टर गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। हॉस्पिटल का मालिक अच्छा हो लेकिन डॉक्टर गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, हड्डी वाला हड्डी का बढ़िया इलाज करता है, आंख वाला आंख का बढ़िया इलाज करता है, लेकिन दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए। हॉस्पिटल का मालिक भी अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, दवाई भी अच्छी हो, लेकिन टाइम पे दवाई न खिलाई जाए, बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए। नहीं। याद रखिएगा, बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी को हॉस्पिटल ठीक नहीं करती। बीमारी को कौन ठीक करता है? दवाई। शरीर के अंदर हॉस्पिटल नहीं जाता, शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर जाता कौन है? और दवाई जब तक नहीं बदलेगी, डॉक्टर लाख अच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दवाई तभी बदलेगी जब डिमांड होगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दे दी 1 हफ्ते की, बुखार नहीं उतरा, अगले हफ्ते जाके क्या बोलेंगे आप? डॉक्टर साहब बुखार नहीं उतर रहा है। उसने वही दवाई रिपीट कर दिया, 5 दिन के बाद गए, फिर क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब ये दवाई काम नहीं कर रही है, ये दवाई को बदलिए। 5 दिन के बाद गए, डॉक्टर ने फिर वही दवाई दे दिया। अब क्या करेंगे? मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर बदलेंगे? जोर से बोलिए। नए वाले डॉक्टर के पास गए, उसने वही दवाई दे दिया, अब क्या करेंगे? अरे अब चिल्लाना पड़ेगा, अब डॉक्टर बदलने, क्योंकि डॉक्टर तो बदल रहा है, दवाई तो बदल ही नहीं रही है। तो क्या करना पड़ेगा? या तो मरने का इंतजार करिए, या तो चिल्लाइए, या तो अफगानिस्तान की तरीके खत्म होने का इंतजार करिए, या तो पाकिस्तान की तरीके खत्म होने का इंतजार करिए, और नहीं तो चिल्लाइए। भारत के लोग दुबई पलायन कर रहे हैं, कितने शर्म की बात है। मेरा कार्यक्रम कलकत्ता में था, वहां मुझे जाके पता चला कि वहां बहुत सारे लोग कलकत्ता से अब दुबई शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब उनको भारत सुरक्षित नहीं लगता है, दुबई सुरक्षित लगता है। ऐसा क्यों? लोग दिल्ली से पलायन कर रहे हैं। एक बहुत विचारक है, नाम नहीं लूंगा, पुराने, उनका नाते दिल्ली से दुबई चला गया। क्यों? भारत और दुबई में अंतर क्या है? शासक का अंतर है, नियम कानून का। जोर से बोलिए जरा। भारत और सिंगापुर में अंतर क्या है? शासक का अंतर है, नियम कानून का। भारत और जापान में अंतर क्या है? शासक का अंतर है, नियम कानून का। अरे भारत तो महापुरुषों की भूमि है, भारत तो भगवान की भूमि है, भारत तो हमारे 24 तीर्थंकर की भूमि है, भारत तो भगवान बुद्ध की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, भगवान राम कृष्ण गणेश की भूमि है। फिर भारत सुरक्षित क्यों नहीं है और बाहर अमेरिका, सिंगापुर, जापान क्यों सुरक्षित है? अंतर यही है, कानून का अंतर है। और कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बोलिए जरा। हाईवे बनाने की लागत, एक्सप्रेसवे बनाने की लागत, हॉस्पिटल बनाने की लागत, हर चीज की लागत, कानून बदलने कोई लागत होती है क्या? आजकल तो सबके कानून अमेजॉन पे अवेलेबल है, ऑर्डर कर दो, सीधे अमेरिका कानून मंगा लो। अभी हमने मंगाया अमेरिका का फेडरल पिनल कोड, यहीं बैठे बैठे ऑर्डर किया, हमारे घर डिलीवरी हो गई। पढ़ने के लिए मंगाया था कि हमारे कानून और अमेरिका कानून में क्या अंतर है।
तो हम इसको कर क्यों नहीं सकते? कर नहीं सकते क्योंकि प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता क्यों नहीं है? क्योंकि आप चिल्ला ही नहीं रहे हो, आप सिकुड़ रहे हो, आप खत्म हो रहे हो, लफ्ज़ जिहाद के कारण खत्म हो रहे हो, धर्मांतरण के कारण खत्म हो रहे हो, घुसपैठ के कारण आप खत्म हो रहे हो, जनसंख्या विस्फोट के कारण खत्म हो रहे हो। आप चिल्ला ही नहीं रहे हो, आप अपनी दुनिया में मस्त हो। आपको लगता है आपने अच्छा घर बना लिया, 3 BHK 4 BHK, आपके घर पे सिक्योरिटी लगी हुई तो आप बहुत सुरक्षित हो, ऐसी गलतफहमी मत रही। मैंने एक भूतपूर्व कानून मंत्री से एक बार पूछा कि सर कितने दिन पहले पता चला कि आपको पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा? बोला बेटा मैं पैजामा पहन के भागा था, अगर थोड़ा पहले पता चल जाता तो ढंग से कपड़े तो पहन लेता। क्यों भागे? आडवाणी जी अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के क्यों भागे? जेठमलानी जी अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के क्यों भागे? इंद्र कुमार गुजराल साहब अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागे? मनमोहन सिंह जी अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागे? पृथ्वीराज कपूर क्यों भागे? देवानंद क्यों भागे? प्रेम चोपड़ा क्यों भागे? यश चोपड़ा क्यों भागे? मिल्खा सिंह क्यों भागे? अगर पहले पता होता तो कम से कम सोना चांदी लेके तो भागते। कोई लुंगी में भागा, कोई पैजामा पहन के भागा, कोई अंडरवियर में भागा। और एक सज्जन को तो मैं जानता हूं, अपनी पत्नी को लेकर नहीं, अपनी पत्नी को भी लेकर नहीं भाग पाए। सोचिए उस समय क्या स्थिति थी। पत्नी घर में है और बाहर है वो, और घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी कि पत्नी को लेकर भागूं। पत्नी का क्या हाल हुआ भगवान जाने। और आप मुझे बताइए, जिस सोच ने भारत पाकिस्तान का विभाजन कराया था, वो सोच घट रही है कि बढ़ रही है? जोर से बोलिए जरा। जिस पाक नापाक की सोच ने पाकिस्तान बनवाया, जिस पाक नापाक की सोच ने विभाजन करवाया, वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? मौलवियों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? मदरसों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? मज़ारों की, दरगाहों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये खतरा आप कम कर सकते हो क्या? नहीं। ये खतरा वो कम कर सकते हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लिया। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में घट रहा है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में। ये खतरा वही कम कर सकता है जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है। बाबूजी ने बोला उत्तर प्रदेश में घट रहा है, मैंने पहले ही कहा था, ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन गाड़ी खड़खड़िया हो, यात्रा सुरक्षित होगी क्या? अरे यात्रा तब सुरक्षित होगी जब ड्राइवर भी अच्छा हो और गाड़ी भी अच्छी हो। यूपी का ड्राइवर अच्छा है बाबूजी, गाड़ी तो वही खड़खड़िया है जो पूरे देश में चल रही है, कानून तो वही है। मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर नहीं, दवाई बदलना पड़ेगा। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, दवाई बदलना पड़ेगा। कितने लोगों को यूपी में लफ्ज़ जिहाद करने वालों का आजीवन कारावास फांसी हो गया? क्या यूपी में लैंड जिहाद खत्म हुआ? क्या यूपी में धर्मांतरण खत्म हो गया? क्या यूपी में घुसपैठिए भाग गए? क्या यूपी में जनसंख्या विस्फोट रुक गया? क्या हुआ? हाँ, बाबा ने अपनी ताकत दिखाई है, थोड़ा डंडा चलाया है, लेकिन अगर उनको अच्छा कानून मिल जाए तब उनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अरे भाई, अगर एक नाली वाली बंदूक कितना भी अच्छा चलाओ और AK-56 आराम से भी चलाओ, मार किससे अच्छी होगी? जोर से बोलिए जरा। AK-56 से। वो 50 साल पुरानी वाली एक नाल बंदूक जो फुस फुस करती है, कई बार धोखा भी दे देती है, उससे काम होगा क्या? नहीं। दूसरा खतरा, और तो अगर लफ्ज़ जिहाद रोकना है तो सबसे पहले आपको भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। लफ्ज़ जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। और सबसे अनिवार्य, जो लफ्ज़ जिहाद वाले छूट जाते हैं क्योंकि परिवार सामने नहीं आते, बेइज्जती के कारण, या बेटियों की शादी हो जाती है, वो दादी अम्मा बन चुकी होती हैं, फिर शर्म के मारे गवाही नहीं देना आती, उसका समाधान ये है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाओ, सीधे सीधे उनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करो, ब्रेन मैपिंग करो, और उसके बाद उनको उठा के जेल में डाल दो।